कंस्ट्रक्टिव इंटर। और अगर हम बोले कि ये डाउन है जी, ये हम बोल देते हैं ये भी डाउन है। अब ये दोनों वेव्स जिस भी पार्टिकल के पास पहुंचेंगे, सपोज मेरे पास पहुंचे, तो मेरे को एक वेव बोलती है डाउनवर्ड जाना है, डाउन मोशन करनी है, दूसरी भी बोलती है डाउन मोशन करनी है। तो अगर ये दोनों मुझे बोलती है डाउन मोशन करनी है, तो मैं तो डेफिनेटली डाउन जाऊंगा और खुश होके जाऊंगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज ही नहीं। तो ये दोनों चीजें हमको बोल रही है डाउन जाना, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसा करने के लिए इन दोनों वेव्स के बीच में हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आपके पास यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई है। इसमें बड़ा पंगा पड़ता है, फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है। और फसाद की जड़ अगर ये मेरी निकल जाए कि ये फेज डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस क्या है, तो मेरे लिए तो बड़ी सिंपल सी चीज है। मेडिकल वाले बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि अगर मेरे पास फेज डिफरेंस 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि वेक्टर एडिशन के अंदर कॉस ऑफ फाई की वैल्यू आपके पास यहां पर +1 आएगी, क्योंकि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है कॉस तो हमेशा 1 होता है। अब एक और वेव आई और वो वेव बोलती है भैया तुमने ऊपर जाना, और दूसरी वेव आती है बोलती है तुमने नीचे जाना। अब मैं कंफ्यूज, मैं कहां जाऊं, मैं कहां पर जाऊं? जिसका ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो गया तो दिक्कत है। और फिर जिसका रेस्ट पे। एम्पलीट्यूड और जिसका, फिर तो बच्चे मैं रेस्ट पे रहूंगा। और जिसका एम्पलीट्यूड मान लो ज्यादा भी है, तो ऐसा थोड़ी ना कि इसका एम्पलीट्यूड A1 है और नीचे वाले का ज्यादा A2, तो ये A2 से नीचे चला जाएगा। ये जब जाएगा तो ये A2 से नीचे नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा? A2 माइनस A1 से। मतलब एक इसको ऊपर खींचना चाह रहा है, एक नीचे। तो ये डिसाइड करेगा पार्टिकल। ये बोलेगा मैं तेरी वेव का हिस्सा बनाऊंगा, मैं अपनी वेव बनाऊंगा, लेकिन जो अब मेरी वेव बनेगी वो मेरा डिसीजन होगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। वेव क्या है? इंफॉर्मेशन। मेरी जो साउंड है वो एक वेव है, वो वेव एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है, एक एनर्जी आपको दे रही है। तो उसने बोला कि मैं एनर्जी ले रहा हूं और मैं भी वेव बनाऊंगा, पर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे पास ये वेव पहुंच कैसे रही है। दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या, या तो फेज डिफरेंस मेरे पास 2 पाई है तो क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आएगा, तो बच्चे कंस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर एक क्रस्ट दे रहा है दूसरा ट्रफ दे रहा है, तो भैया मैं कैसे करूंगा? एक नीचे खींच रहा है एक ऊपर खींच रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई मैं तो डिसीजन लूंगा भाई किसका एम्पलीट्यूड बड़ा उसकी तरफ जाऊंगा। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर, तो मैं बोलूंगा यार ये तो तुमने पंगा डाल दिया। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा यहाँ पर? तो मैं बोलूंगा इस वजह से मैं ना ऊपर जाऊंगा ना नीचे आऊंगा, और मैं वही का वही दूंगा। पॉइंट आपके पास यही है। पहला पॉइंट जो आपको देखो रट्टा लग जाता है, अगर मैं इसमें डेफिनेशन बोलूं लग जाएगा रट्टा। लास्ट दिनों के अंदर यही करना, अच्छा व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस, या व्हाट इज पाथ डिफरेंस। लेकिन भाई जो सही सीखने वाली चीजें, जिससे ये चीजें आपको याद रहने वाली हैं, कि हमारे पास जब भी दो वेव्स इंटरफेरेंस करती है, इंटरफेरेंस का मतलब मिक्स होती है, सुपर इम्पोज होती है, तो जो एम्पलीट्यूड बनता है, नया वेव का एम्पलीट्यूड हो जाता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई। और मेरे पास जो इंटेंसिटी बनती है दैट इज I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ये इंटरफेरेंस है, ये इंटरफेरेंस की थ्योरी है। कि ऐसा नहीं है कि आपने एम्पलीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर दिया, कभी ये गलती मत करना। जब भी ये ऐड होंगे तो ये हमारे पास थोड़ा टेक्निकली ऐड होंगे, दोनों एम्पलीट्यूड्स डायरेक्ट ऐड नहीं करने। जैसे मैंने आपको सिखाया था ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या आप वोल्टेजेस को डायरेक्ट ऐड कर रहे थे? नहीं ना। आप बच्चे सोचो, जब आपने LCR सर्किट किया तो जो L की वोल्टेज है इंडक्टर की और कैपेसिटर की वोल्टेज है वो ऐड होती थी कि सब्ट्रैक्ट होती थी? तो सर वो तो सब्ट्रैक्ट होती थी, VL माइनस VC। और रेजिस्टेंस वाले के साथ उनकी वेक्टर एडिशन होती है। और वेक्टर एडिशन क्यों होती थी? क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। और पॉइंट ये, अब हम नैरो डाउन करते जा रहे हैं, बहुत नैरो डाउन करते जा रहे हैं। और हमने क्या बोला? we have the constructive interference। अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। बताओ क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम? A1 प्लस ऑफ A2। इंटेंसिटी भी मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगी अंडर रूट ऑफ I1
प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। मेरे पास अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मेरे पास अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। दिस इज A1 माइनस ऑफ A2, और मेरी इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, पहले तो मुझे याद होना चाहिए किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो हम कल कर चुके हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे पास अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट है बच्चा हमारे पास कि अब मुझे ये तय करना है कि ये फेज डिफरेंस आता ही क्यों। ये तो पता लग गया, यहाँ पर फेज डिफरेंस आपके पास कितने के बराबर है 2n पाई, और यहाँ पर मेरे पास है फेज डिफरेंस विच इज 2n प्लस 1 इंटू पाई। ये अब आता क्यों, या ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को लाइट के टर्म्स में कैसे देखा जाएगा, ये चीज हमने देखनी है। अब इस पे पूरा फोकस होना चाहिए। ये थ्योरी खत्म करके अब हम जो पॉइंट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये चैप्टर मैंने आपको बताया, ये चैप्टर के अंदर जितने कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम उनकी एप्लीकेशन करेंगे। सपोज कि मैं आपको यहाँ पर दो वेव्स देता हूं, मैं आपको सिखाने क्या लगा हूं आज, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। नो ऑफेंसेस, ये चीज पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये नो ऑफेंस मैं आपको बोल रहा हूं, ये चीजें ऑलरेडी आप +1 के अंदर एक बार कर चुके हो। टेक्निकली आपने की या नहीं की वो एक अलग बात है, टेक्निकली +2 का टीचर बोलेगा आप पढ़ के आ चुके हो, फिर भी हम इसको समझते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ रास्ता, डिफरेंस मतलब उनके बीच का फर्क। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहां से ये एक वेव पहुंच रही है, ये वेव है, लाइन नहीं, वेव है आपके पास, इस पे कोई वेव है, और मेरे पास यहां से ये दूसरी वेव पहुंच रही है, क्या इन दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस कवर किया कि अलग अलग डिस्टेंस कवर किया? ये वेव ए से पी पॉइंट तक आ रही है, दूसरी वेव बी से पी पॉइंट तक आ रही है, क्या इन दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस कवर किया कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया? लोकेश क्या लगता है तुझे, लोकेश क्या लगता है तुझे, इन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया? डिफरेंट डिफरेंट सर। इसका मतलब अगर मैं इसमें सी पॉइंट दे देता हूं तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा लोकेश? तो पाथ डिफरेंस होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो इनके बीच में डिफरेंस बना, जैसे इनका पाथ डिफरेंस है मेरे पास बी सी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा बीपी माइनस ऑफ ईपी। ये तो कोई भी बच्चा समझ सकता है। क्या हमारे पास यहाँ पर इनका जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके पास BC पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज द आपके पास एक्स्ट्रा, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड, द एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय वन ऑफ द वेव, बाय वन ऑफ द वेव, by one of the wave, by one of the wave, and this leads, or अब ये important, and this leads to the phase difference, to the phase difference, this leads to the phase difference। और इस पाथ डिफरेंस से आपके पास क्या आ जाता है, फेज डिफरेंस आ जाता है। फेज क्या है, एक एंगल है, मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मान लिया जाए कि मैं आपको बोलता हूं कि साइन ऑफ 30 डिग्री और मैं बोल देता हूं साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना, तो इसमें पता है कितने का फेज डिफरेंस है, इसके अंदर फेज डिफरेंस आ जाता है 15 डिग्री का। तो यहाँ पर मेरे पास 15 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मेरे पास यहाँ पर 15 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 45 माइनस ऑफ 30, 45 माइनस ऑफ 30, ये फेज डिफरेंस है। यानी कि दो एंगल्स के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस से मुझे फेज डिफरेंस कैसे पता लगेगा, इसके लिए मुझे साइन का कर्व पता होना चाहिए। हम सबको एक बात पता है कि हमारे पास जो साइन का कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ये साइन का एक कर्व, ये हमारे पास यहाँ पर साइन का एक कर्व है। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो पता है, मेडिकल वाले को भी हम समझा देते हैं। ये हमारे पास 0 डिग्री होता है, इस ये 90 डिग्री को हम क्या लिख देते हैं, पाई बाई 2, ये हमारे पास पाई,
और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है 3π/2 और ये मेरे पास यहाँ पर 2π, इसके बाद मेरे पास 5π/2, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 4π एंड सो ऑन, और ऐसे चलता रहता है। तो ये मेरे पास एक साइन का कर्व। फोकस करते रहना, सब चीजें समझ में आएगी, पेशेंस भी रखना। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है। अब एक बात बताओ, आप इस पोर्शन को वेव का क्या बोलते हो? क्रस्ट बोलते हो। क्रस्ट यहाँ पर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है, और दूसरा ये वाला पोर्शन आपके पास क्या होता है? शाबाश बता दो, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। वी हैव द क्रस्ट एंड वी हैव द ट्रफ, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाती हैं बच्चे हमारे पास? नंबर वन बच्चे, यहाँ पर आपके पास एक टाइम पीरियड होता है, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और टाइम पीरियड के इनवर्स को क्या बोलते हैं? ये अब सब बच्चों को 9th क्लास से पता है, मुझे भी पता 9th क्लास में लग गया था कि इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है। और आप इस चीज को एक और चीज बोलते हो, वन ऑसिलेशन या फिर बच्चे वन साइकिल। ये आप सबको पता है, ये सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं यहां से लेके यहां तक वेव का कितना बच्चे से आपके पास डिस्टेंस है, आप इसको वेव की क्या बोल देते हो बच्चे? लैम्डा, वेवलेंथ। पता है बच्चे इसके बारे में? एक क्रस्ट और एक ट्रफ का मतलब है वेव ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? लैम्डा। इसका मतलब वेव लैम्डा डिस्टेंस आगे जा चुकी है। अगर टीचर मान लिया जाए थोड़ा और आगे जाए, 2 साइकिल कवर करे, तो कितनी वेवलेंथ आगे जा चुकी है? 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ। यानी कि अगर कोई टीचर मुझे बोलता है कि आधी वेव के अंदर कितनी वेवलेंथ है, तो मेरा जवाब क्या होगा? एक क्रस्ट कितनी वेवलेंथ का बनता है? तो मेरा जवाब होगा L/2, λ/2। और अगर कोई पर्सन बोलता है एक ट्रफ, सिर्फ एक ट्रफ, ओनली वन ट्रफ, इसमें कितनी वेवलेंथ आपके पास होगी? तो आप बोलोगे λ/2, क्योंकि आधी वेवलेंथ है, पूरी नहीं। तो ये मुझे समझ में आ गया, जब एक वेव चलती है तो उसकी एक साइकिल टी टाइम लेती है, उसका इनवर्स फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऑसिलेशन, एक साइकिल बोलते हैं। और वेव हमारे पास एक साइकिल या एक ऑसिलेशन में कितना आगे बढ़ जाती है? लैम्डा डिस्टेंस आगे चली जाती है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझते हैं बच्चे, फोकस करते हैं। ये 2π वही वाला, कौन से वाला? जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये 2π वही वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला, 4π, 6π एंड सो ऑन। फिर से बच्चे हम चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, रट्टा नहीं लगाते, समझते। मेरे पास सबसे पहले मैं जीरो पाथ डिफरेंस पे आता हूँ, ध्यान से समझना। जीरो पाथ डिफरेंस यानी कि दोनों वेव्स ने सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर किया। जीरो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक वेव चली और नीचे वाली वेव ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया। हम सिंपलिसिटी के लिए इनको पैरेलल बना रहे, पर आप मान के चलो कि ये दोनों किसी पॉइंट पर क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। अब ऊपर वाली वेव का क्रस्ट तो नीचे वाली वेव का भी क्रस्ट, नीचे ऊपर वाली वेव का ट्रफ तो नीचे वाली का भी ट्रफ, ऊपर वाले का क्रस्ट तो नीचे वाले का भी क्रस्ट, इसका ट्रफ तो आपके पास इसका भी ट्रफ, और लास्ट में अगर इसका क्रस्ट आ गया तो इसका भी क्रस्ट आ गया। अब जहां पर भी ये वेव मिल रही है तो या तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये हमारे पास कंडीशन किसकी हो जाती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। यानी कि ये दोनों वेव्स हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ध्यान से समझते चलना, जीरो पाथ डिफरेंस देखते चलना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मैं λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। λ/2 का इसका मतलब क्या है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब आपकी ऊपर वाली वेव तो नॉर्मली चलती रही, ये बच्चे हमारे पास चलती रही, लेकिन नीचे वाली वेव ने थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया। और कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया? आधी वेव का। आधी वेव का मतलब बच्चे हमारे पास ऐसे, यानी कि ये λ/2 है। इसने ये पाथ डिफरेंस अब कितने के बराबर है? λ/2। अब क्या हो गया? ऊपर वाले का क्रस्ट आ रहा है तो नीचे वाले का ट्रफ आ रहा है, और नीचे वाले का ट्रफ आ रहा है तो आपके पास ऊपर वाले का अगर ट्रफ आ रहा है, नीचे वाले का क्रस्ट। अब ऊपर वाले का बच्चा हमारे पास ट्रफ,
नीचे वाले का, ऊपर वाले का क्रस्ट, आई एम सॉरी, नीचे वाले का ट्रफ, एंड देन बच्चे हमारे पास ट्रफ, देन वी हैव क्रस्ट, और देन वी हैव क्रस्ट, एंड देन वी हैव ट्रफ। अब बताओ क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर वाले का क्रस्ट और नीचे वाले का ट्रफ आपस में ऐड हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव? तो आप क्या बोलोगे? डिस्ट्रक्टिव। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। यहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/2, और एक और देखो, ये एंगल 0 डिग्री है, तो ये एंगल आपके पास कितने के बराबर है? पाई। नहीं तो ऊपर चल के देख लीजिए, आपके पास आधे के अंदर कितना था बच्चे? पाई। तो इस, और ये भी बात बिल्कुल सही है, हम कल यही तो बात करके हटे थे, हमने यही तो बात की थी कि अगर कॉस की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब देती है? जब फाई की वैल्यू क्या होगी? पाई होगी। आपके पास यहाँ पर 3 पाई होगी, या फिर हमारे पास यहाँ पर 5 पाई होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब कॉस ऑफ बच्चे हमारे पास ये सारी कॉस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 इंटू पाई क्या होता है? ये -1 होता है। और इवन मल्टीपल 0, आपके पास 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है +1। तो यही चीज अब हमको डायग्राम के अंदर भी हमको यहाँ पर पता लग रही, ये भी चीज हमको डायग्राम के अंदर पता लग रही क्या हमारे पास ये आपके पास क्या आ गया? डिस्ट्रक्टिव आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाई की वैल्यू, यहाँ पर फाई की वैल्यू कितने के बराबर है? 0। कोई देखो, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यहाँ पर फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? पाई, तो डिस्ट्रक्टिव। अब मैं पाथ डिफरेंस ले लेता हूँ, कितने का बच्चे? लैम्डा का। लैम्डा, अब अगर मैं लैम्डा का पाथ डिफरेंस लेता हूँ, डायग्राम अगर कोई बच्चा बनाएगा, उसको खुद पता लग जाएगा कि हुआ क्या। हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर वाली वेव बन रही है, और हमारे पास यहाँ पर नीचे वाली वेव बन रही है। ये ऊपर वाली वेव, और ये देखो अब नीचे वाली वेव। अब ऊपर हमारे पास क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, और ये मेरे पास आ गया क्रस्ट। ये देखते हैं, और नीचे वाले के अंदर अब मेरे पास क्या आ जाएगा? जरा बताओ। नीचे वाले के अंदर यहाँ पर मेरे पास, आपके पास एक क्रस्ट आया, आपके पास यहाँ पर एक क्रस्ट, क्योंकि लैम्डा का है ना, तो मेरे पास एक वेवलेंथ आ जाएगी, ये ऐसे हो गया। अब ये लैम्डा का है, यहाँ पर 0 डिग्री है, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 पाई। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो +1 के अंदर आपको पता होनी चाहिए। और फिर बच्चा हमारे पास नीचे वाले का क्रस्ट, ऊपर वाले का क्रस्ट, नीचे वाले का ट्रफ, ऊपर वाले का ट्रफ बच्चा हमारे पास। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये ऐसे, और आपके पास देखिए बिल्कुल सिमिलर है। अब बताओ क्या होगा? अब जहां पर भी ये वेव मिलेगी, अगर इसका क्रस्ट आ रहा है तो नीचे भी क्रस्ट, तो बताओ कौन सी इंटरफेरेंस हुई? शाबाश, बता दो कौन सी हुई बच्चे? कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं ये प्रूव करने में जाऊं तो ये तो मैं प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा 3λ/2 का, फिर आपका क्रस्ट और ट्रफ मैच कर जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर फाई की वैल्यू कितने के बराबर है? यहाँ पर फाई की वैल्यू आपके पास 2 पाई के बराबर। तो आई कैन, मतलब कि मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं जब तक बच्चे, और आप भी अब ड्रॉ कर सकते हो जब तक हमारा दिल ना भरे। और इसमें प्रूफ करने वाली चीज तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि भैया पाथ डिफरेंस डिसाइड करता है कि दोनों वेव्स अब क्या चीज बनाएगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? अगेन जो रिलेशन है वो हमारे पास बड़ा सिंपल सा रिलेशन, और रिलेशन क्या है बच्चे? ध्यान से समझना। आपके पास जो फेज डिफरेंस होता है, इट इज 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया? नाउ दिस इज द फेज डिफरेंस, ये हमारे पास है फेज डिफरेंस। और चैप्टर नंबर 15 आपका वेव्स एनसीईआरटी पार्ट 2+1, उसके अंदर क्वेश्चंस है। टीचर आपको बार बार पाथ डिफरेंस दे रहा है और आपको फेज डिफरेंस निकालना, तो वो निकालना आना चाहिए। तो ये डेल्टा एक्स मेरे पास क्या आ गया? पाथ डिफरेंस है। अगर फेज डिफरेंस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाथ डिफरेंस हुआ है, और अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस आगे चल के होगा, डेफिनेटली होगा। और वेव्स अब इस अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ तो कंस्ट्रक्टिव करेंगे और डिस्ट्रक्टिव। और हमारे लिए कितनी आसान बात है, क्या हमारे लिए बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर सब कुछ फिक्स है, ये मैच बिल्कुल फिक्स है। यही पाथ डिफरेंस आपने पढ़ना है और यही फेज डिफरेंस पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। टीचर आपको बोलता है आपको ज्यादा नहीं घूमना, और बच्चा टेंशन में आ जाता है, बच्चा टेंशन में आ जाता है, सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस होंगे। बहुत है केसेस, मैं मानता हूं बहुत केसेस हैं, लेकिन +2 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ
फिक्स जो है बच्चे पाथ डिफरेंस पढ़ना है, फिक्स। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास अब देखिए क्या चीज आ गई, ध्यान से समझना। मतलब अब मेरे पास फॉर्मूला चेंज हो गया। अब फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2a1 a2। अब cos फाई की जगह बताओ क्या चीज आ जाएगी, तो बोलो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और अब आपकी इंटेंसिटी की रेशो I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फाई की जगह कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ जाती है। ये एम्पलीट्यूड है, ये इंटेंसिटी है। अब मैंने यहाँ पर फाई को चेंज कर दिया किससे बच्चे, पाथ डिफरेंस की कहानी से। पाथ डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर फिर एक बच्चा बोलता है कि सर इसका मतलब मैं कैसे पता कर लूंगा कि कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, और ये आप ऊपर प्रूव भी कर चुके हो। अब मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब क्या है, ध्यान से समझ। मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब मेरे पास फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपके पास 2n पाई। और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। जैसे मैं फाई की वैल्यू यहां पे डालूंगा तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई आपके पास कैंसिल, तो बताओ क्या पता लगा, आपका पाथ डिफरेंस के अंदर कंप्लीट वेवलेंथ आनी चाहिए। अगर उसमें कंप्लीट वेवलेंथ आ रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, अगर मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, लाइट ऐड होकर अपने एम्पलीट्यूड को ऐड करने के बजाय उनके एम्पलीट्यूड खत्म हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो फाई की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n+1 इंटू पाई। अगर यही सेम कॉन्सेप्ट मैं ऊपर लगाता हूं तो पता है क्या आता है, द पाथ डिफरेंस इज आपके पास ऑड इनकम्प्लीट वेवलेंथ, इनकम्प्लीट। यानी कि अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस 0 या तो होना ही नहीं चाहिए, या फिर लैम्डा, या फिर 2 लैम्डा का, या फिर 3 लैम्डा का, एंड सो ऑन। और अगर डिस्ट्रक्टिव हो रही है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, आपके पास 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, आप इंफिनिटी तक जा सकते हो। पॉइंट भी तो यही है, सिखाना भी तो हम आपको यही चाह रहे हैं। हम बार बार आपको यही चीज तो सिखाना चाह रहे हैं बच्चे, कि आप अगर ऊपर वाले डायग्राम को देखो तो आपको यही चीज तो पता लग रही है। क्या अगर मेरे पास 0 पाथ डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, अगर लैम्डा बाई 2 है तो क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लैम्डा है तो फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर 3 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये दोनों वेव्स आपस में मिलती जाएंगी तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो ये पॉइंट जब हमारे दिमाग में आया कि दो वेव्स को मिक्स करते, एक को ज्यादा चलाते एक को कम चलाते, और अगर इनका पाथ डिफरेंस हम एडजस्ट कर ले तो कहीं कहीं पर हमको लाइट एक दूसरे को कैंसिल होती हुई नजर आएगी, और कहीं कहीं पर लाइट एक दूसरे के साथ ऐड होती हुई नजर आएगी। अगर ये पॉसिबल है तो हम बोलेंगे लाइट वेव है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम बोलेंगे लाइट वेव नहीं। तो अब आपकी बारी है, अगर आप इसमें से कोई डाउट पूछना चाहते हो तो आप ये डाउट मुझसे पूछ के बाकी की चीजों को क्लियर कर सकते हो। बोलो शाबाश। अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप लेके या मुझे बताकर यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हो कि सर हमारा मानना ये है, आपका मानना ये है, ये चीज है, वैसी चीज है, जल्दी बताइए। है किसी लोकेश इसके अंदर डाउट आपका? लोकेश? नो सर। ठीक है, सर चलिए बोलो सर बोलो ऊपर बोलो करना है एक मिनट। बोलो बच्चे। मैं छोटा कर दूं नहीं तो? सर जहाँ पे पाथ डिफरेंस लिखा था ना वहां पे एक मिनट। ये वाला, यहाँ वाला बच्चे, ये वाला। हाँ जी हाँ जी। चलो फटाफट बच्चे आप मुझे बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट लेना बच्चे, क्योंकि अगर डाउट आपका कंप्लीट होगा तो आप काम कर पाओगे बच्चे, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। सर यहाँ पे BC इज इक्वल टू BP माइनस AP कैसे, ये बता दें। बेटा एक बात देखो ना, मुझे पहले तो इस डायग्राम के अंदर एक चीज बताओ, इस डायग्राम में
बीपी बड़ा कि एपी बड़ा? बीपी। और एपी और सीपी बराबर हुए? बराबर ही हुए, क्योंकि लाइन ड्रॉ कर दी ना हमारे पास। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बीपी एपी से कितना बड़ा हुआ, तो आप बोलोगे सर ये बीसी बड़ा हुआ। इस बीसी को कैसे निकालोगे? जब आप बीपी में से सीपी को निकाल दो, और सीपी किसके बराबर है? एपी के बराबर। यही तो पार्ट डिफरेंस होगा ना लड़के, हाँ या ना? ओके सर। तो हमारे पास बच्चे ये चीज है। और एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। कल नीट के पहले आपके पास कट ऑफ लिस्ट निकली है, पता है कट ऑफ कितना गया? किसी बच्चे को पता है? 611। 611 गया कट ऑफ। 611 मतलब आप समझो, वो भी जर्नल की बात कर रहे हैं बच्चे, अदर तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, लेकिन 611 भी बहुत बच्चे हमारे पास। या पहले तो लोग बोलते थे 600, हम जो खुद बोलते थे अरे 545 आ गए, 580 आ गए, मिल गया मेडिकल कॉलेज। अब नहीं मिलेगा। आपके बारे में तो और भूल जाओ। इस वजह से कंपटीशन बहुत सीवियर होता जा रहा है। और बात यह बच्चा, हमारे पास ये सीवियर होने की वजह ये है क्योंकि एक लर्निंग जो आपके पास है, उस लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, लोगों की प्रेफरेंसेस थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। तो 611 यानी कि आप ये समझने की कोशिश करो, बहुत बहुत टफ हो जाएगा किसी बच्चे के लिए गवर्नमेंट की मेडिकल सीट निकालना, बहुत टफ हो जाएगा। अगर वो तरीके से काम करेगा तो अब 600 मतलब अब तो ये माना जाएगा, अगर आप 650 नंबर मार रहे हो तो आपको सीट मिलेगी, नहीं तो 650 के आसपास ही अब सीट मिलेगी। क्योंकि 611 यार मतलब कि इसने तो हिला के रख दिया हुआ है। तो इस वजह से जो बच्चा अब मेडिकल की तैयारी कर रहा है वो ध्यान से मेडिकल की तैयारी करे, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम होगा इस साल भी उतना टफ पेपर आएगा। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के घर पे जाकर आपने रिवाइज करनी है। अब पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पर इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं YDSC। ये आपके पास आ गया जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो वी हैव द यंग्स, आपके पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये अब आपके सिलेबस का हिस्सा है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और जितना भी बच्चे कहानियां बनाई गई, जितनी भी चीजें बनाई गई, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बनाई गई कि आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझो। यंग्स जो पर्सन था बच्चे, वो पर्सन आया और उसने बोला कि मैं हाइगन्स की थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रूव करके बता सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से प्रूव कर सकता हूँ। और उसने बोला कि मैं डेफिनेटली प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बच्चे हमारे पास। इन द YDSC एक्सपेरिमेंट, या आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड, द monochromatic light is used monochromatic मतलब सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी की। the monochromatic light is used for the interference interference pattern for the interference pattern to be shown on the screen where, जहां पर बच्चा हमारे पास where alternate dark and bright fringes, dark and the bright fringes are formed, dark and the bright fringes are formed। तो फ्रिंजेस मतलब पैटर्न होता है बच्चे, धारी होता है। तो हमारे पास ऑल्टरनेट डार्क एंड द ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म। जो डार्क फ्रिंजेस थी हमारे पास, उसने हमें क्या बताया, जो हमारी डार्क फ्रिंज थी उसने हमको बताया कि यहाँ पर लाइट क्या कर रही है, आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। और ब्राइट फ्रिंज आपको क्या बताती है कि लाइट हमारे पास क्या कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। तो हमारे पास डार्क का मतलब डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये उसने शो किया बच्चा हमारे पास। by the success of the YDSC, one can establish wave nature of the light. One can establish the wave nature of the light. Wave
नेचर ऑफ द लाइट। यहाँ पर केयरफुली हम क्या करते हैं, दो एक जैसे इंटेंसिटी की लाइट लेते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम इसका सेटअप बनाते हैं। बच्चे कि इसका सेटअप आपके पास है। तो इसके सेटअप के अंदर हमने दो स्लिट्स ली। स्लिट मतलब पतली सी एक पिन जितनी जगह के बच्चे हमारे पास स्लिट ली, यहाँ से लाइट निकल सकती है। तो इसके सेटअप के अंदर हमने यहाँ पर दो स्लिट्स ली। तो ये आपके पास स्लिट है जो कि लाइट के सोर्स का काम करेगी। तो ये हमारे पास दो स्लिट्स आ गई। ये एक्सपेरिमेंटल आपके पास सेटअप है। और नीचे हमारे पास एक स्लिट आ गई। और ये दोनों स्लिट्स हैं जिनके थ्रू बच्चे हमारे पास लाइट वेव की तरह आगे की तरफ को चलेगी। और इसके जस्ट सामने बच्चा हमारे पास क्या आ गया, स्क्रीन आ गया। स्क्रीन हमारे पास 2 डायमेंशनल है। ये एक लाइन नहीं है, ये स्क्रीन है। आपको एक लाइन नजर आ रहा होगा मेरा हाथ, पर ये लाइन नहीं है। आपके पास पूरी तरह से एक सरफेस है। आप उसको सामने से देख रहे हो, आपका फ्रंटल व्यू है या बोल सकते हो साइड का व्यू है। तो आपको ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि एक लाइन है, पर ये लाइन नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन है। दिस इज अ स्क्रीन। ये मेरे पास S1 और S2 के है। दीज आर दी सोर्सेज ऑफ द लाइट। ये हमारे पास S, the source of the light है। Now this is the source of the light waves। और इन दोनों स्लिट्स के बीच का भी डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर है, d के बराबर है, स्मॉल d। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, हमारे पास कैपिटल D के बराबर है। लाइट हमारे पास यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक है, यानी सिंगल वेवलेंथ की है। और लाइट हमारे पास इन दोनों सोर्सेस से आगे स्क्रीन की तरफ को चलेगी। और जैसी ये लाइट आपके पास यहाँ से स्क्रीन के पास पहुंची, ये लाइट वेव यहाँ से स्क्रीन के पास पहुंची, क्या बताओ इस लाइट ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास यहाँ से लाइट वेव आपके पास पहुंच रही है P पॉइंट के ऊपर, क्या लाइट ने सेम डिस्टेंस कवर किया कि अलग अलग डिस्टेंस कवर किया? पहले डिफरेंट। डिफरेंट। ये लाइट का अगर डिफरेंट डिस्टेंस है तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, शाबाश बता दो, पाथ डिफरेंस हो गया। और पाथ डिफरेंस क्या प्रोड्यूस करता है, कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहाँ पर पिच डार्क, बिल्कुल डार्क, मतलब कि बिल्कुल डार्क आपके पास क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल बराबर है। तो वो दोनों ऐड तो होंगे, पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वहां पर ब्लैक पैटर्न, यानी P वाले पॉइंट के ऊपर आपको ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप नजर आएगी। बिल्कुल जैसे बच्चा हमारे पास ये टोपी का कलर है, जैसे मेरी टी शर्ट का कलर है, ऐसा पैटर्न आपको नजर आएगा। लाइट पहुंचेगी और जहां पर ये पाथ डिफरेंस, यहां पर आपका ये पाथ डिफरेंस जो होगा उसमें कंप्लीट वेवलेंथ आती है, तो वहां पर सामने ब्राइट नजर आएगा, जैसे बच्चे सफेद बिल्कुल व्हाइट कलर का आपको पैटर्न नजर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों सोर्सेस लाइट वेव को एमिट करेंगे। और अब इन दोनों लाइट वेव्स के बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, या हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, शाबाश बता दो, पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स। सारे फसाद की जड़ बच्चे हमारे पास पाथ डिफरेंस है। अब देखो ना बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पाथ डिफरेंस में ध्यान से देखो, कंप्लीट वेवलेंथ आ रही है कि इनकम्प्लीट आ रही है, कंप्लीट आ रही है। देखो जरा ध्यान से देखो, ये एक वेवलेंथ और ये बच्चा आपके पास दूसरी वेवलेंथ। अब बताओ, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट वेवलेंथ आ रही है, तो कोई बच्चा मुझे बताओ P पे क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव बनेगा? शाबाश, कंस्ट्रक्टिव बनेगा। कंस्ट्रक्टिव। यही पॉइंट आपको समझाना है। सारी कहानी इसी वजह से बिल्ड की गई है कि आप जब लास्ट में इसको पढ़ो तो बेटा आपको खुद समझ में आने लग जाए कि होना क्या चाहिए। यानी आप खुद ये समझ जाओ, अब आपको मेरी मिनिमम जरूरत होनी चाहिए, आप खुद ये सीखो कि यार ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो ये आना चाहिए। यंग्स ने बोला इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अगर ये आ जाता है तो हाइगन्स बिल्कुल सही बोल के गया था। और अगर ये रिजल्ट नहीं आता है, आपको डार्क और ब्राइट के पैटर्न नजर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर हाइगन्स की थ्योरी गलत है, लाइट वेव है, गलत है, लाइट के पास रे नेचर। ये पॉइंट वो एस्टेब्लिश करना चाहता है। यहाँ पर कशिका, कोई पॉइंट अगर आपने मुझसे समझना हो तो आप समझ सकते हो। जी कशिका, कुछ पूछना बच्चे? कशिका कुछ पूछना? अब ध्यान से देखना, अब लिखने वाली कहानी है। जी बोलो लोकेश।
सर यहाँ यंग्स ने बोला अगर डार्क आएगा तो डिस्ट्रक्टिव शो करेगा, ब्राइट आएगा तो कंस्ट्रक्टिव। सर हाँ अगर ऐसा हो कि पहले ब्राइट शो करे फिर डार्क शो कर दे। देखो, अब ये कहानियों के बच्चे हमारे पास बहुत अलग अलग मतलब है। जब ये कहानी आगे बढ़ेगी बच्चे तो आपको पता लगेगा और आप खुद कन्विंस हो जाओगे। मैंने बोला कि अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब आप खुद ये बात से कन्विंस हो जाओगे कि कहाँ कहाँ ब्राइट आएगा और कहाँ कहाँ डार्क आएगा। आप ये खुद निकाल लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ उसको कैसे पता ब्राइट पहले आएगा डार्क पहले आएगा, अभी हम देख लेंगे। अभी आप ही खुद पता कर लोगे कहाँ ब्राइट और कहाँ डार्क आएगा। पॉइंट ये नहीं है कि फ्रिंजेस कहाँ बनेंगे, पॉइंट ये फ्रिंजेस बनने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? आपका डार्क पहले आए ब्राइट बाद में आए कोई मैटर नहीं करता। डार्क और ब्राइट बनना चाहिए, मैटर ये करता है, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि लाइट वेव की तरह काम कर रही है। मेरा पॉइंट तू समझ पा रहा होगा, हाँ या ना? यस सर। लोकेशन डज नॉट मैटर। सो चलिए यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास कंडीशंस आ गई और इसी कंडीशन को अब हम आगे की तरफ को थोड़ा सा लिखते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वी हैव टू आपके पास सोर्सेज ऑफ द लाइट, टू सोर्सेज कोहेरेंट, ये भी लिखना है, इसको बाद में हम करेंगे। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स, monochromatic light waves separated by, these are separated by, इनको बच्चे हमने सेपरेट किया, these are separated by the distance d, by distance small d, by the distance small d। इन दोनों सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास स्मॉल d के बराबर है। these slits, ये जो हमारे पास स्लिट्स है, आर सेपरेटेड, ये बच्चा आपके पास सेपरेटेड फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रॉम द स्क्रीन, और ये स्क्रीन और जो स्लिट्स है, द स्क्रीन एंड द स्लिट्स आर ऑन सेम प्लेन, दे आर ऑन द सेम प्लेन। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चा हमारे पास सेम प्लेन होने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये स्क्रीन ऐसे, अभी आपको मेरा मोबाइल फोन एक लाइन की तरह नजर आ रहा होगा, बट इसके पास एक एरिया है। तो अगर मेरी स्क्रीन ऐसे है तो आपकी स्लिट्स भी ऐसे होंगे, आपकी स्लिट ऐसे नहीं होंगी, आपकी दोनों स्लिट्स इसके बिल्कुल सामने। यानी कि स्लिट्स का प्लेन और एरिया का प्लेन, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, दोनों का प्लेन कॉमन होना चाहिए। चलते अब आगे की तरफ। The slits are separated from the screen at distance capital D, at the distance of capital D, तो इनके बीच का distance capital D है। Next one, let the wavelength of the light, let the wavelength of the light, let the wavelength of the light, let the wavelength of the light be equal to lambda, be equal to आपके पास lambda। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब पॉइंट हमारे पास आ जाती है यहाँ पर, कंसिडर द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, कंसिडर द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स एट द स्क्रीन, एट द स्क्रीन, एट द पॉइंट पी, स्क्रीन एट पॉइंट पी। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये जो आपके पास वेव है, ये वेव किसी पी पॉइंट पर जाकर आपके पास क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है, आपस में जुड़ रही है, आपस में मिल रही है। ये हमारे पास इंटरफेयर कर रही है, हमें पता है बच्चे। अब इसको आगे की तरफ अगर हम चले कि ये हमारे पास इंटरफेयर कर रही है, तो मेरे पास अब एक और डायग्राम है। ये हमारे पास दो स्लिट्स आ गई और ये मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन आपके पास आ गई और ये दोनों स्लिट्स आ गई S1 और ये S2, इनमें से वेव निकल रही है। इन दोनों स्क्रीन का जो मिड पॉइंट है ये वाला, इसके मिड पॉइंट से हमारे पास आपका स्क्रीन कितने डिस्टेंस दूर है? तो आप बोलोगे सर D डिस्टेंस दूर है। क्लियर है? ये वाली चीज है। खुद हमारे पास इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है? ये स्मॉल d के बराबर है। इन दोनों से जो वेव है वो P पॉइंट पर मिल रही है। कोई भी रैंडम पॉइंट मैंने यहाँ पर P ले लिया, ये P पॉइंट है, ये मेरे पास P पॉइंट है, ये हमारे पास P पॉइंट है। और ये P पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये जो O पॉइंट है, इससे आपके पास एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है।
ये हमारे पास इससे एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, देखना बच्चे, ये हमारे पास एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। ये अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं कि पी पॉइंट पर क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, जरा चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास यहां से मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया और वो लाइन आपके पास ओपी होगी। लेट वेव्स ट्रेवल फ्रॉम S1 एंड S2, ट्रेवल्स फ्रॉम आपके पास S1 and S2 towards P and interfere there, towards P and interfere there, और वो वहां पर जाकर आपके पास इंटरफेयर कर जाती है, and interfere there, वो यहां पर जाकर इंटरफेरेंस कर जाती है। It is seen that ये हमको नजर आ रहा है बच्चा आपके पास, the S1P is less than S2P, हाँ या ना, दिखाई दे रहा बच्चे आपको, S1P बड़ा बच्चे के आपके पास S2P बड़ा, तो आपको दिखाई दे रहा बच्चे जो हमारे पास S2P है वो हमारे पास यहाँ पर ज्यादा बड़ा है, तो S2P is greater than S1P and therefore, और इस वजह से path difference exist between these two waves, path difference delta x is between the two waves। अब बताओ या हमारे पास दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा, तो डेल्टा x इज इक्वल टू, अब ध्यान से गर्व, यहां से देखो मैं पाथ डिफरेंस कैसे, ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये मेरे पास m आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, सो पाथ डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया S2m, और ये किसके बराबर है S2p माइनस ऑफ S1p, ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब सारे पंगे की जड़ ये पाथ डिफरेंस है। अब ये पाथ डिफरेंस निकलेगा कैसे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ कि ये एंगल थीटा, ये मेरे पास एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कोई बच्चा बता सकता है मेरे पास कितने के बराबर होगा, तो बच्चे ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बच्चा आपका परपेंडिकुलर है, तो बच्चे बताओ ये एंगल आपके पास क्या आ जाएगा थीटा, पहले बताओ आपको पता लग गया ये एंगल मैंने कैसे निकाला, लग गया पता। अगर आपके पास ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, फिर एक छोटी ट्राइंगल ले लीजिए, यहां पर 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये छोटा एंगल क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ये डी हाइपोटेन्यूज है, और बच्चा हमारे पास ये एंगल थीटा, तो ये बेस बन जाएगा, तो S2m आपके पास क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर नजर भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी डी साइन थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया डी साइन थीटा। पहले बताओ इतनी बात आपको पता लग गई है, इतनी बात पता लग गई है बच्चे हमारे पास, इतनी बात पता लग गई आपको, हाँ या ना, लगी है कि नहीं लगी है, आप बताओ, क्लियर है देवेश कशिका, बेटा क्लियर है बच्चे, यस सर। हमारे पास यहाँ पर अब क्या आ जाता है, ये आपके पास आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा, जहां पर आप लिखोगे वेयर, जहां पर बच्चे आप लिखोगे वेयर डी, आप बता दोगे बच्चे यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन फ्रॉम द स्लिट्स, दिस इज द सेपरेशन फ्रॉम द स्लिट्स, ये सेपरेशन separation between slits, not from between, sorry for word, this is the separation between the slits small d, और एंगल थीटा बच्चा हमारे पास क्या है एंगुलर लोकेशन ऑफ द पॉइंट P, एंगुलर लोकेशन ऑफ द पॉइंट P, एंगुलर लोकेशन ऑफ द पॉइंट P, कि आपका जो पॉइंट P है वो कहां पर लोकेटेड है, तो आप बोलोगे इन दोनों के स्लिट्स का जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से एंगल थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से समझना, मैं एक और अजम्पशन लेता हूं, और वो ये लेट अस एज्यूम, हम ये एज्यूम कर लेते हैं बच्चे, लेट अस एज्यूम दैट द पॉइंट P, जो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट P है, द पॉइंट P इज एट y distance, this is at y distance from center of the screen, from the center of the screen, जो मेरे पास स्क्रीन का सेंटर है बच्चे ये वाला, इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां से बच्चे हमारे पास ये P पॉइंट कितने पे लोकेटेड है, तो आंसर है ये हमारे पास y डिस्टेंस पे लोकेटेड है,
ये बच्चा हमारे पास यहाँ से y डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ये भी पता लग गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मेरे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है d sin थीटा। नाउ यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बताओ कि ये p पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कब बनेगा, ये P पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कब बनेगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे बताओ, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे बताओ डी साइन थीटा क्या होना चाहिए। अब ये कहानी जुड़ती है सबसे पहले पॉइंट के साथ, आपका पाथ डिफरेंस या डी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये कहानी बच्चे अब हमारे पास जुड़ती है बहुत पीछे के साथ। बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, बोलो बोलो। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए काके, डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए, देख के बताओ जरा। आपका पाथ डिफरेंस किसने के बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा। ये हमारे पास हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर एन लैम्डा। सो देयरफॉर मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, और मेरे पास डी साइन थीटा, ये मेरे पास क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। अब ध्यान से देखते चलना, ये मेरे पास आ गई सबसे पहली इक्वेशन, यानी कि मैं चाहता हूं कि P पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, तो ये जो D साइन थीटा है, ये D साइन थीटा मेरे पास क्या होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर, जहां पर n क्या क्या हो सकता है, n आपके पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो। Also these angles are very small, these angles are very small, these angles are very small, ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। तो साइन थीटा जो आपके पास होता है अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाएगा, और टेंजेंट ऑफ थीटा अगर मैं यहां पर देखूं तो y अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा, y अपॉन कैपिटल डी। यहां पर देखो मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं, ट्राइंगल ओ आपके पास CP, OCP, इसमें टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर y और बेस d के बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास साइन थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर और टेंजेंट थीटा y अपॉन डी। और अब मेरे पास यहां पर इस वजह से क्या आ जाएगा, देयरफॉर लोकेशन लोकेशन लोकेशन, और यहां पर क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास किसका था, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लोकेश का था, तो इसको वर्ड को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लोकेशन है, ठीक है लोकेशन भाई, लोकेशन ठीक है जी लोकेश। सर। चलो अब ध्यान से समझना, लोकेश को याद भी रहेगा, बाकी बच्चों को भी याद रहेगा कि सर ने लोकेश ने क्या डाउट पूछा था और सर ने जवाब क्या दिया। अब लोकेशन ऑफ किसकी है बच्चे, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैक्सिमम ब्राइट या ब्राइट, या फिर बच्चा हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस। तो टीचर हमको बोलता है कि अब मुझे लोकेशन निकालनी है, किसकी माँ की निकालनी है बच्चे, मैक्सिमा की लोकेशन निकालनी है, और वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस है। अब ब्राइट फ्रिंजेस, अब लोकेशन कैसे निकलेगी, तो y लोकेशन बता रहा है, ये लोकेशन कहां से है ये भी बता देना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब देखते चलना, अब आपको पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। देखो हमारे पास इसका मतलब d और साइन थीटा की जगह टेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि y और n और अपॉन डी इज इक्वल टू n लैम्डा, और मेरे पास यहां पर लोकेशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंजेस इज n लैम्डा, कैपिटल D डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स अपॉन ये बच्चे स्मॉल d। अब अगर तुम n की वैल्यू यहां पर 0 डाल देते हो तो आपको सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर मैक्सिमम मिलेगा, वो भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अगर आप n की वैल्यू डालोगे 1 तो आपको पहली बार फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा, अगर आप n की वैल्यू 2 डालते हो तो आपको सेकंड मैक्सिमम मिलेगा। जैसे जैसे इसमें n की वैल्यू डालते जाओगे, और ये आपके पास क्या है, ये एक्सप्रेशन है फॉर द nth मैक्सिमम, ये मेरे पास nth मैक्सिमा का क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। अब इसको थोड़ा सा और फोकस करते हैं,
थोड़ा सा और ध्यान से बच्चे हम यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं रफली आपको बताऊं तो ये मेरे पास 2 स्लिट्स हैं और इन स्लिट्स के सामने मैंने एक स्क्रीन को रखा हुआ। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है आपके पास, d के बराबर है। ये मेरे पास S1 है और ये मेरे पास S2। ध्यान से समझना, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ये मेरे पास C है और ये मेरे पास आ गया O। अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ स्क्रीन पे यहां दोनों से आपके पास वेव पहुंची, पाथ डिफरेंस क्या है जल्दी बताओ। यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है कोई पाथ डिफरेंस की नहीं है, कोई बच्चा बताए। नो नो सर। सर। बिल्कुल। और जब पाथ डिफरेंस नहीं होता है तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और यहाँ पर मेरे पास 0 पाथ डिफरेंस है, 0 पाथ डिफरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहाँ पर आप बोलते हो सेंट्रल मैक्सिमा होगा। 0 पाथ डिफरेंस, ये बच्चे आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है, खत्म बात। इसके बाद वो क्या बोलता है, इसके बाद ध्यान से देखते चलना। अब मेरे को नेक्स्ट मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, तो आप बोलोगे आपको नेक्स्ट मैक्सिमा मिलेगा जब आप n की वैल्यू 1 डाल दोगे, लैम्डा d बाई डी पे। अब आपको नेक्स्ट मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, लैम्डा d बाई डी के ऊपर। तो नेक्स्ट मैक्सिमा देखिए कहां पर बनता है, जहां पर ये दोनों वेव्स आपस में मिली, ध्यान से देखना, और इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर, लैम्डा के बराबर। अगर इन दोनों का पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो जाता है, एग्जैक्टली लैम्डा के बराबर, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। इसके बीच में क्या हो रहा है अभी नहीं सोचना आपने, अभी आपने ये सोचना है मेरे को जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस मिलेगा दोनों पे तो फर्स्ट मैक्सिमा 0, तो आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा। क्या ये वेव नीचे भी ऐसे बन सकती है, बिल्कुल ये नीचे भी बन सकती है। ऐसी वेव, ऐसा लैम्डा पाथ डिफरेंस तो नीचे भी आ सकता है। तो कहने का मतलब एक मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा नीचे भी बन सकता है। ठीक, अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर S1 से एक वेव यहाँ पहुंची और एक वेव अब यहाँ पर पहुंची। अब बताओ बच्चे दोबारा से क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। अब देखो ये लैम्डा था ना यहाँ पर, अब आपको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ये लैम्डा था बच्चा हमारे पास, और ये बच्चे पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा हो जाए तो आपको यहाँ से बच्चे आपके लिए क्या मिल जाएगा, सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमम। ये सेकंड मैक्सिमा बन जाएगा। जो आपका फर्स्ट मैक्सिमा है ये यहां से कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे है, तो आप n की वैल्यू 1 डाल दो तो आपको पता लग जाएगा लैम्डा d बाई डी। इसके वाला भी नीचे की तरफ हो जाएगा लैम्डा d अपॉन डी। इसी तरीके से सेकंड मैक्सिमा कितनी दूर हो जाएगा, तो आप n की वैल्यू कितनी डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा d अपॉन डी। तो ये सारा का सारा डिस्टेंस कहां से मेजर किया जा रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या बनते जाएंगे, मैक्सिमा, मैक्सिमा डेवलप होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो पहले लेवल पे टीचर आपको यही देगा, एक वेवलेंथ दे देगा, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट्स दे देगा, स्लिट्स का डिस्टेंस स्क्रीन से दे देगा, वो बोलेगा चल भी चक भी बच्चे बता मुझे 10th मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, तो आप 10th मैक्सिमा निकाल दोगे। एन लैम्डा आपके पास गिवन है, डी गिवन है, अच्छा एन क्या पूछ रहा है, अच्छा 10 पूछ रहा है, 10 की वैल्यू डाली, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चे यहाँ पर। तो लोकेशन ऑफ दी, तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कोई भी रैंडम हो जाएगा बच्चे, लोकेश यहाँ पर रैंडम थोड़ी ना है, यहाँ पर बहुत अच्छी साइंस काम कर रही है, नेचर काम कर रही है। और आपको पता होना चाहिए सारे फसाद की जड़ अगेन क्या क्या निकल कर आ रहा है, डी साइन थीटा। मैं पहले दिन से एक ही बात के ऊपर टिका हुआ हूँ और वो है पाथ डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो आपको लाइट का वेव नेचर समझ में आ गया, वो अब आपके सामने भी आ गया। अच्छा, इसका मतलब बच्चे मैं यहाँ पर अगर आपको बोलूं, अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट मैक्सिमा, चलो फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर बन रहा है, सेकंड मैक्सिमा कहां बन रहा है आपके पास, जरा बताओ। सेकंड मैक्सिमा आपके पास कहां बन रहा है, थर्ड मैक्सिमा कहां पर बन रहा है, जरा इसकी लोकेशन बताओ सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। ये सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर हो रहे हैं, फिर मैं आपको बता दूं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। तो फर्स्ट मैक्सिमा आपके पास कैसा बन रहा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा बन जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। सेकंड मैक्सिमा कहां बन जाएगा, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। थर्ड मैक्सिमा आपके पास कहां बन जाएगा, 3 लैम्डा डी बाई डी। यानी कि ये दोनों ये सभी मैक्सिमा एक ही जगह पे नहीं बन रहे, थोड़े थोड़े इंटरवल पे बन रहे।
मतलब कि पहले सेंटर पे बना, फिर थोड़ा आगे बना, फिर थोड़ा आगे बना, और ऐसे करके आपके पास बनते जा रहे। अब अगर मैं दो मैक्सिमास के बीच की सेपरेशन निकालूं तो निकल सकती है। दे फ्रिंज विड्थ। अब बच्चा हमारे पास आ जाती है फ्रिंज विड्थ, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे इसको ही ले लेते हैं, माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस ऑफ लैम्डा डी बाई डी। तो आपने माइनस किया तो लैम्डा डी बाई डी, इसको आप क्या बोलते हो, फ्रिंज विड्थ। दो डिफरेंट आपके पास मैक्सिमा नहीं, दो बच्चे आसपास की मैक्सिमा के बीच की जो सेपरेशन होती है, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, जो सेपरेशन है कि एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा कितनी दूर के बाद बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। जैसे यहां पर बताओ कि फ्रिंज विड्थ कैसे होगी, यहां पर बताओ फ्रिंज विड्थ कहां पर होगी, तो आप बोलोगे ये रही सर हमारे पास इस इंटरफेरेंस पैटर्न की फ्रिंज विड्थ। यहां पर आपको ब्राइटनेस नजर आ रही है, यहां ब्राइटनेस नजर आ रही है, यहां ब्राइटनेस, यानी कि ब्राइटनेस आपको लगातार नजर नहीं आ रही, पहले सेंटर पे ब्राइट है, फिर लैम्डा डी बाई डी पे ब्राइट है, फिर बच्चा आपके पास 2 लैम्डा डी बाई डी पे ब्राइट है। तो दो मैक्सिमास के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, जो सेपरेशन है, उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो जरूर मेरे साथ डिस्कस करिएगा।